हेलो दोस्तों, कैरियर विद ओम में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसका है? एनटीपीसी और ग्रुप डी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन कह रहा है लोकटक लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम या मणिपुर में? तो किस में स्थित है डियर स्टूडेंट? लोकटक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर। आप सभी लोग पढ़े होंगे लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है डियर स्टूडेंट? मणिपुर में है। तो सेम उसी से आप रिलेट करके लोकटक जल विद्युत परियोजना आएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए, बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे के कथन और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों पर विचार करें। कथन को सत्य माने और दो निष्कर्षों पर विचार करते हुए निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य संदेह से परे तार्किक रूप से कथन की सूचना का अनुपालन करता है। कथन कह रहा है कढ़ाई के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो फिर निष्कर्ष पहला कह रहा है कढ़ाई उनके लिए एक शौक है जिन्हें अधिक अवकाश प्राप्त होता है। दूसरा कह रहा है जटिलता एक सौंदर्य भावना जो है पैदा करती है। तो कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे? तो पहला देखिए क्या कह रहा है, कढ़ाई उनके लिए एक शौक है जिन्हें अधिक अवकाश प्राप्त होता है। बिल्कुल पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल ही क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है जटिलता एक सौंदर्य भावना पैदा करती है। ये बात एकदम सत्य है। इसका मतलब निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन डियर स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहा है? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है निर्यात को बढ़ावा देना या विदेशी विनिमय की प्राप्ति या बढ़ते आयात को रोकना या उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? यहाँ रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी निर्यात को बढ़ावा देना भी हो जाएगा, विदेशी विनिमय की प्राप्ति भी हो जाएगी और बढ़ते आयात को रोकना, यानी तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? तो कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा कि काला कि हरा या पीला? तो कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? यानी सूर्य के प्रकाश में जब गुलाब लाल दिखाई देता है तो हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं। यह तय करें कि कौन सा तर्क कथन के संबंध में सशक्त है। यानी आपको कथन और तर्क दिया गया है तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा तर्क यहाँ पे मजबूत है। तो चलिए, कथन कह रहा है बच्चों को घर पर पालतू जानवरों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये आपका कथन है। क्या कह रहा है कथन? बच्चों को घर पर पालतू जानवरों को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क कह रहा है पहला हाँ, पालतू पशु घर के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और बच्चे साझा करना और देखभाल करना सीखते हैं। दूसरा कह रहा है नहीं, घर पर पालतू जानवरों को रखना सभी के लिए व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? देखिए हाँ, पालतू पशु घर के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और बच्चों के साथ
क्या करते हैं, साझा करते हैं और देखभाल करना सीखते हैं। पहला वाला तर्क क्या है, सही है। दूसरा कह रहा नहीं, घर पर पालतू जानवरों को रखना सभी के लिए व्यवहार्य नहीं है क्योंकि उन्हें बहुत देखभाल करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ही ये गलत है। तो इसका मतलब तर्क फर्स्ट ही मजबूत है, यानी केवल तर्क फर्स्ट ही सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखे हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों को शरीर का कौन सा अंग प्रभावहीन करता है। तो कौन सा अंग करता है डियर स्टूडेंट, यानी जो पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ होते हैं उनको कौन सा अंग जो है प्रभावहीन कर देता है। अग्नाशय करता है या अमाशय करता है या वृक्क करता है या यकृत करता है। तो कौन सा करेगा डियर स्टूडेंट, यकृत करेगा, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। यानी यहाँ पे ये प्रश्न आकृति दी गई है, इससे कौन सी उत्तर आकृति बनाई जाएगी ये आप लोगों को बताना है। तो अब यहाँ आपको ध्यान देना है, ये आपका क्या है, आपको फिगर दिख रहा है अच्छे से, ये ब्लैक है ये वाइट है, दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक सर्कल। डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखते ही आपको ये समझ देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, किसमें, सी वाला ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद ए है और क्या है, बी है। ए है और क्या है, बी है। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे देखिए बी भी ठीक से नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे एक पूरी तरीके से ट्रायंगल बनेगा, बी भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो यानी 7वें का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। वेनेजुएला की, कोलंबिया की, जमैका की या कोस्टारिका की। तो बोलीवर निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो किस देश की मुद्रा है डियर स्टूडेंट, वेनेजुएला की है। कहाँ की है इस बात को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बोलीवर किस देश की मुद्रा है। तो किसकी है, वेनेजुएला की। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आहार में एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से जो रोग होता है वह क्या है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है डियर स्टूडेंट, रिकेट्स होता है कि स्कर्वी होता है कि रतौंधी होता है कि बेरी होता है। तो कौन सा रोग हो जाता है डियर स्टूडेंट, स्कर्वी रोग होता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्कॉर्बिक से क्या बना है, स्कर्वी। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप रिलेट करके याद करेंगे तो चीज़ें एकदम आसानी से आप लोगों को याद हो जाएंगी। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अपक्रिया में अपचयन अभिकारक है। यानी अपचयन अभिकारक कौन सा है ये आप सभी लोगों को बताना है। यानी क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपक्रिया करेंगे तो अपचयन अभिकारक कौन हो जाएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका अभिकारक हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल यानी गैसोलीन मिश्रण है। किसका मिश्रण है डियर स्टूडेंट, हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन का, बेंजीन, टालिन तथा जाइलिन का, ईथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का, या ईथेन, इथिलीन तथा एसिटिलीन का। तो पेट्रोल यानी गैसोलीन मिश्रण है। किसका मिश्रण है डियर स्टूडेंट, ये किसका मिश्रण है, हेक्सेन, हेप्टेन तथा ऑक्टेन का मिश्रण है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की तिगुनी, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी और इसकी वक्रता त्रिज्या के समान। यानी किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है डियर स्टूडेंट? क्या हो जाता है? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है घेंघा होता है किसकी कमी से? यानी घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की, लोहे की, आयोडीन की या क्लोरीन की? तो किसकी कमी से होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसकी कमी से होता है डियर स्टूडेंट घेंघा रोग? आयोडीन की कमी से होता है। यानी 13 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ होता है कि वह प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित करता है, वह प्रकाश को पूरी तरीके से शोषण करता है, वह लाल रंग का शोषण करता है, वह नीले रंग का शोषण करता है। तो अब यहाँ जब आप सफ़ेद कुर्ता पहनेंगे तो डियर स्टूडेंट पहली बात तो सी और डी ऑप्शन तो देखते ही आप कट कर देंगे। क्लियर है? क्या करता है? जब सफ़ेद कुर्ता गर्मियों में क्यों लाभदायक होता है? क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है? पूरी तरीके से परावर्तित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। ए ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं ब्लैक कलर का पहनता हूँ शर्ट या कमीज, कुछ भी पहनता हूँ, तो वो क्या करेगा? शोषण करेगा। तो यानी इसलिए काली जो है, काला अगर ब्लैक कपड़ा पहनते हैं हम लोग तो वो क्या करता है? हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए गर्मियों में सबसे ज़्यादा लाभदायक है वाइट कलर के कपड़े को पहनना। तो यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी? एक लड़का है जो 4 किलोग्राम की स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी? 0 होगी या 39.2 होगी या 4 होगा या 40 होगा? तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 0 होगा। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे 0 हो जाएगा? तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब जो है वस्तु लंबवत होगी, जब वस्तु लंबवत होती है तो वहाँ कार्य 0 होता है। जैसे कि कुली, आप सभी लोग देखते होंगे, आप जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, कुली क्या करता है कि बैग को अपने लंबवत रखता है। भले ही आपको लगता है कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कार्य क्या होता है? 0। यानी जब विस्थापन जो है वस्तु के लंबवत होता है तो वहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 पीएच संबंधित है फास्फोरस आयन की सांद्रता से, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से, या उपर्युक्त में से किसी की नहीं। तो पीएच किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। तो पीएच मान डियर स्टूडेंट किससे संबंधित है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर ग्रुप ओ है। रुधिर ग्रुप ओ क्या है? सार्विक दानकर्ता, यूनिवर्सल डोनर, सार्विक अभिग्रहीता यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, केवल ए रुधिर समूह के व्यक्तियों का दान करता या केवल बी रुधिर समूह के व्यक्तियों का दान करता? तो कौन सा है? रुधिर वर्ग जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है डियर स्टूडेंट, सभी को पता होगा। ए जो है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ए बी क्या होता है? सर्वग्राही होता है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही है, लाल प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, नीले प्रकाश के लिए या श्वेत प्रकाश के लिए, तो कौन सा सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट? मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही होती है हरे प्रकाश के लिए। किसके लिए डियर स्टूडेंट होता है? हरे प्रकाश के लिए, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर दें। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। ऑप्शन एक देखिए, इधर कह रहा है लैक्टोमीटर है, एमीटर है, हाइग्रोमीटर है, वोल्टमीटर है। इसका संबंध किससे है आपको मिलान करना है। तो आप सभी लोगों को याद होगा कि लैक्टोमीटर क्या होता है, दुग्ध की शुद्धता। क्या होता है? दुग्ध की शुद्धता मापा जाता है। यानी ए चौथा किस में दिख रहा है? ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में। इसका मतलब देखते ही बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट गया। इसी तरीके से हमेशा एग्जाम में आप लोगों को करना क्या है, गलत ऑप्शन ढूंढना है। तो यानी बी और सी कट गए। अब एमीटर बी है, एमीटर से क्या मापा जाता है डियर स्टूडेंट? विद्युत धारा। बी पहला हो जाएगा। बी पहला किस ऑप्शन में दिख रहा है? पहले में दिख रहा है। इसका मतलब डी भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपका बच गया। कौन सा? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाइग्रोमीटर यानी क्या? हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सापेक्ष की आर्द्रता। अब वोल्ट मीटर से विद्युत विभव, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात है? अगर यहाँ डियर स्टूडेंट आपको एक दो याद है तो बड़े आसानी से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोमीटर, साइन वेव इन्वर्टर, स्फिग्मोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो कौन सा डियर स्टूडेंट यहाँ पे सही हो जाएगा आप सभी लोगों का? स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी रक्त दाब मापन में हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? हाइग्रोमीटर का भी अभी बताया गया, आर्द्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है डियर स्टूडेंट? आर्द्रता का मापन जो है किया जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में धूल के कौन से घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा करते हैं? तो नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और नाइट्रोजन गैस, अकार्बनिक कण और पराग कण, नमी और कार्बन कण। तो यानी दमा के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा जो हानिकारक क्या होता है डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता होगा, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड। नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दमा पीड़ित के रोगियों के लिए नमी और कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करते हैं, समस्या पैदा करते हैं। उन्हें सांस लेने में जो है क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 23। इस बात का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है अस्त होते सूर्य के लाल वर्ण का कारण क्या है? जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य के लाल रंग का कारण क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन या पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अवशोषण। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता दर्शाती है। तो ये आपकी प्रश्न आकृति हो गई, इसके समान एकदम निकटतम कौन सी आकृति आपको यहाँ दर्शा रही है ये आपको बताना है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट डबल स्टार बना है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन डी में एक ही स्टार बना है, तो आप देखते ही डी ऑप्शन कट कर देंगे कि ये समानता नहीं दर्शा रही है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा अंदर यहाँ पे आपको एक ये मान के चलिए कि बीच से ये पॉइंट कट कर रहा है। क्लियर है। ये मान के चलिए एक स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी में भी नहीं बन रहा है तो बी भी नहीं होगा। तो यानी तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ए बी और डी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सी। और सी आपको कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको जो है एग्जाम में टिक करते समय गलतियाँ नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान देना है। सी ऑप्शन ही एकदम अच्छे से रिलेट कर रहा है, यानी कहाँ दिख रहा है? ए ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर हो गई बातें? तो बातें समझ में आ गई होंगी। एकदम ध्यान से फिगर देखेंगे तो बहुत ही आसान है, आप लोग देखते ही क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब इसमें देखिए आपको त्रिभुज गिनना है। तो त्रिभुज कैसे गिनेंगे? चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 त्रिभुज तो आपको ऐसे ही दिख गए, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब यहाँ पे हम और ध्यान समझते हैं, और भी चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग गहराई से देखेंगे। तो जैसे मैं अगर इस वाले फिगर की बात करूँ, ये वाला फिगर देखिए जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? 15। तो इसका मतलब 14 भी नहीं होगा। इसके बाद मैं ये वाला जो फिगर कर रहा हूँ, तो ये आपका कितना हो गया डियर स्टूडेंट? कितना हो गया? 16। क्लियर है। उसके बाद इसी तरीके से बहुत सारे फिगर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर और भी काउंट करना चाहूँ, तो जैसे ये वाला हो गया, ये यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब 17 भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका सही है, कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से चीज़ों को आप सभी लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है और अगले चरण में 2 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर है। होता है कि नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो इसका मतलब 15 मीटर और प्लस 15 मीटर, टोटल समय कितना रहा? 4 सेकंड और 2 सेकंड, यानी 4 2 6। तो 15 15 30, 30 बटे 6, 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया? 5 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गई बात है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु की सतह का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि उसकी तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस शंकु को एक ठोस गोले का रूप दिया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना देता हूं ताकि बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका शंकु, यानी आप सभी लोग आइसक्रीम खाते होंगे, या जोकर की टोपी, या तो जोकर की टोपी आप सभी लोग देखेंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया? शंकु। क्लियर है। ये आपका जो ये सतह का क्षेत्रफल है, ये एक सर्कल बन रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 144
पाई। क्लियर है, पाई से पाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। आर स्क्वायर बराबर 144, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12। आपको तिरछी ऊंचाई यल बराबर कितना दिया है, 13। इसी को स्लैंट हाइट कहा जाता है, यानी ये 13 हो गया, ये 12 हो गया। तो हाइट देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी हाइट क्या है, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, 5। हाइट कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है, हाइट 5 हो गई। तो r बराबर 12, l बराबर 13, हाइट कितनी हो गई, आपकी हाइट कितनी हो गई, 5। क्लियर है। उसके बाद फिर ध्यान समझते हैं कि कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इस शंकु को एक ठोस गोले के रूप में दिखाया गया है, तो गोले की त्रिज्या आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दीजिए। तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप इसी पर रख दीजिए 1/3 पाई, आर मान कितना दिया है, 12 इंटू 12, हाइट कितना दिया है, 5, इज इक्वल, यहाँ पे क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कर देंगे, 4/3, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। क्लियर है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 4 तिहाई यहाँ पे कितना आ गया, 12। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, 12 तिहाई 36 पंचे कितना हो गया, 180 बराबर आर क्यूब। 180 बराबर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, आर क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट आर बराबर कितना आ जाएगा, √180। यहाँ पावर 3 है तो क्यूब हो जाएगा घन रूट, क्यूब √180, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु को 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि इसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो अब ध्यान समझते हैं, 5% की हानि हो रही है डियर स्टूडेंट, कितने में बेचा जा रहा है, 95% में। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 95% की वैल्यू कितना दिया है, 931। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 931/95। क्लियर है। आपसे कह रहा है कि अगर इस पर 3.5% के लाभ पर बेचा जाए तो इसके संभावित विक्रय मूल्य की क्या गणना होगी, यानी इससे हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 103.5 से। तो इंटू यहाँ भी कर देंगे 103.5। क्लियर है। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूँ तो नीचे एक जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 1/, क्या कर देते हैं, 10। अब इसको हम सरल करते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 9 45, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, एक जीरो बच गया, 5 7 35, यानी कितना आ गया, 207। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान समझिए, हम लोग यूनिट डिजिट लगा देते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों के डियर स्टूडेंट टफ पड़ गया। अगर नीचे देखिए यूनिट डिजिट 1 आ रहा है तो इसका मतलब अब आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 2 9 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो हमने बताया कोई भी संख्या है अगर उसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा, यानी जो भी आएगा उसका भी सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आता है। इस बात का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 आए। तो 1 1 2 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, यानी ए ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो 1 1 2 4 2 6 3 9, यानी बी ऑप्शन भी हो सकता है। उसके बाद देखिए 4 1 5 1 6 7 6 13, 13 को फिर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4, यानी सी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन 3 आ गया, इसका मतलब ये भी आपका 9 से नहीं कटेगा। अब ए और बी ऑप्शन में फंस गए। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है। 931 गुणे 207 करेंगे, कितना कर देंगे, 931 गुणे 207 को भाग करना है किससे, 190 से। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, कितना जाएगा, 1014.30 रुपीज़। क्लियर है। यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों से, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए व बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया, तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी। ए किसी काम को 45 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 40। 45 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, वही टोटल वर्क होता है। तो हमने कितना ले लिया डियर स्टूडेंट, 360। यही आपका क्या है, टोटल वर्क। आपको डायरेक्ट सोचना है कि इन दोनों संख्याओं से जो भी ऑप्शन आपके माइंड में आ जाए वही आप ले लीजिए। 45 से भाग करें कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। यानी ए एक दिन में 8 यूनिट काम करता है और 4 9 36, यानी बी एक दिन में 9 काम करता है। क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने कार्य को साथ शुरू किया, यानी यहाँ से ये आपका टोटल क्या हो गया, 360 काम हो गया। यहाँ से दोनों ने कार्य शुरू किया, बी ने शेष कार्य को जो है 23 दिन में पूरा किया, तो ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था। तो कहीं ना कहीं दोनों ने, ए और बी ने यहाँ पे काम शुरू किया था, यहाँ कहीं तक किए होंगे, फिर कौन छोड़कर चला गया, ए छोड़कर यहाँ पे चला गया। तो लास्ट के 23 दिन काम करेगा कौन, तो काम करेगा कौन डियर स्टूडेंट, बी। 23 बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 गुणे 9 कर देंगे। 9 तिरिक 27 के साथ 2 आ गया, 9 दूनी 18, 2 20, यानी कितना काम हो गया, 207। 207 काम हो गया। टोटल काम कितना था, 360। 360 से 207 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो काम बचा कितना, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बच गया 5, और 3 में से 2 गया 1। कितना बच गया डियर स्टूडेंट, 153 काम बचा है। 153 काम बच गया है। उसके बाद दोनों मिलकर काम करेंगे कितना, 9 8 17, 9 8 17 करेंगे। 17 नवैया कितना होता है, 153 होता है। यानी ए ने कितने दिन बाद किया था, 9 दिन बाद जो है छोड़कर चला गया था। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ ध्यान देना, कोई गलती नहीं करेगा। ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। 9 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो उसके बाद कौन चला गया, ए चला गया। बी लास्ट के 23 दिन काम किया है, तो इसका मतलब ए ने भी तो 9 दिन ही काम किया है, तो यानी 9 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।